हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल दृष्टि एनसीईआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। गाइस, हमने पिछले क्लास में हमने हरेक राजवंश पढ़ा था। हमने मगध साम्राज्य पढ़ा था, जिसमें हमने हरेक वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा था। लेकिन मौर्य साम्राज्य हमारा गया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्लास 6 का चैप्टर 8 मौर्य साम्राज्य के बारे में। सो गाइस, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 मौर्य काल के बारे में। इसमें मौर्य वंश क्या है? मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतया मूर्तिकला। सबसे ज़्यादा इसमें विशेष में मूर्तिकला शामिल है। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण इंडिका। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वो है अर्थशास्त्र। इसकी रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री थे। गाइस, पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो कि चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु थे। कौटिल्य ने अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था की है। अब गाइस, इसमें कहा गया है कौटिल्य ने जो लोग भिक्षु बन जाते बिना अपनी पत्नी और बच्चों की परवाह किए बिना, उनके लिए एक दंड की व्यवस्था की है। अर्थशास्त्र में बिक्री कर नहीं देने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया है। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और कुणाल। मौर्य वंश के 4 शासक थे: चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और कुणाल। अब अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख: कंधार, लंपक, गिरनार, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सोपार, सन्नाटी, मास्की, पनगुरिया, टोपरा, कलासी, बहापुर, मेरठ, सांची, गुज्जर, ब्रह्मगिरी, घेरागुड़ी, रूपनाथ, कौशंबी, सारनाथ, इलाहाबाद, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरेराज, जौगड़, धौली। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। गाइस, ये इंपॉर्टेंट है कि कंबल के लिए उत्तर पश्चिम और सोने के लिए दक्षिण भारत कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। कर नियमित ढंग से तथा नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। इसमें पूछा जा सकता है कर कैसे इकट्ठा किया जाता था, तो कर नियमित ढंग से और नजराना जो है अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब ये पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में आया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। यहाँ पे 2-3 मंजिल वाले घर जो है लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अब ये आ सकता है कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो अशोक था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में गाइस, तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। रामपुरवा स्तंभ पर नटुवा बैल की आकृति दर्ज है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब नटुवा बैल की आकृति किसमें, तो राजपुरवा स्तंभ में है, जबकि अभी राष्ट्रपति भवन में इसको रखा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में अपने दूत को भेजे थे। कहाँ भेजे थे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में। प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। इसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवानप्रिय अर्थात देवताओं के लिए प्रिय, प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर।
फिर नेक्स्ट आता है मास्की गुर्जरा नेटूर एवं उदयगोलन अभिलेख में अशोक नाम का जिक्र मिलता है। अशोक के शिलालेख 12वें में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते प्रिंसप और प्रियदर्शी क्या है। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि प्रियदर्शी क्या होती है, तो प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर। अब भाई हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। सबसे पहले इसका अर्थ किसने निकाला था, तो जेम्स प्रिंसिप ने निकाला था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रिंसिप को पता चला कि अधिकांश शिलालेख में प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। गाइस इसमें बोला गया है कि प्रिंसिप ने ये पढ़ा, जेम्स प्रिंसिप जो था उसने पढ़ा था कि ज़्यादातर जो शिलालेख थे उसमें प्रियदर्शी यानी मनोहर आकृति मतलब अच्छे देखने में सुंदर आकृति में राजा का नाम लिखा है, और कुछ अभिलेखों पे अशोक का नाम लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारत है। सबसे अद्भुत क्या है भोपाल में, सांची कनखेड़ा। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। यद्यपि अशोक के शिलालेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला। अर्थात यहाँ अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई। इसका मतलब क्या है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है उड़ीसा में प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी जो वेदना परिलक्षित करने वाला अभिलेख अभी तक नहीं मिला है, और ये अभिलेख उस क्षेत्र में उपलब्ध भी नहीं है जहाँ पर उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। गैस फिर हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों की खोजकर्ता। सबसे फर्स्ट है धौली अभिलेख। धौली अभिलेख को किट्टो ने खोजा था 1837 में। फिर भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट 1840। बराबर व नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन 1785। दिल्ली टोपरा कैप्टन पॉलियर 1785। दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख पैट्रे टीपे नेथर 1750। मानसेहरा कैप्टन ले 1889। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860। रोमिनी देई फिहरर 1896। जॉनगढ़ अभिलेख सर वॉल्टर इलियट 1850। गाइस इसमें इंपॉर्टेंट रोमिनी देई है और जौनागढ़ अभिलेख, ये दोनों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाट 1822। शाहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836। इलाहाबाद स्तंभलेख टी.एस. बर्ट 1834। मास्की अभिलेख बीडेन 1915। निगाली सागर फिहरर 1895। रामपुरवा कालाइल 1872। सारनाथ स्तंभ ऑरेलस्टाइन 1905। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अशोक की उपाधियाँ। अशोक को क्या क्या उपाधि दी गई है। सबसे पहले अशोक मास्की लघु शिलालेख सर्वप्रथम नाम उनको मास्की लघु शिलालेख में मिला था। देवान प्रियस अशोक राजा की उपाधि उनको मिली थी। उसका स्रोत क्या था, गुर्जरा लघु शिलालेख में। नेक्स्ट है अशोक मौर्य रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्य की उपाधि किसमें मिली थी, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख। प्रियदर्शी राजा मगध भाब्रू बेराट लघु शिलालेख। प्रियदर्शी राजा कंधार वृहद शिलालेख दीप वंश महावंश। अशोक वर्धन पुराण। राजा अशोक नेटुर लघु शिलालेख। राजा अशोक देवानप्रिय उद्रोलन लघु शिलालेख। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है।
इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, और पांचवी का हाथियों तथा छठी का काम स्थारोहियों का संचालन करना था। नेक्स्ट आता दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। सीताध्यक्ष का संबंध सरकारी भूमि से था। अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का शिलालेख वी में मिलता है। अब धम्म महापात्रों की नियुक्ति का अभिलेख तो शिलालेख वी में मिलता है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांडव, केरलपुत्र, सतीपुत्र का उल्लेख है एवं 13वें शिलालेख में कलिंग और 5 विदेशी शासकों का उल्लेख मिलता है। सोहगोरा, ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख में अकाल संकटकालीन परिस्थितियों से बचने के लिए धान्यगारों, अनंगारों का उल्लेख किया गया। इंडिका में मेगास्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त कर दिया। दर्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद और शासक वर्ग। गाइस इसमें ये पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक थी उसमें भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 7 वर्गों में विभाजित किया गया, जो कि ये सब है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत में प्रभाव को रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बताता है। नंदों के बारे में प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। अर्थशास्त्र में अदेव मातृक भूमि का उल्लेख है, जो सबसे अच्छा भूमि था जहां बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सकती थी। पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर, बुलंदीबाग, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र और औरंगजेब के काल में अजीमाबाद रखा गया था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इन संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। मौर्य साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। गाइस इंपॉर्टेंट है। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। नेक्स्ट आता है स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप विभिन्न प्रकार के होते थे। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग के द्वारा घेरा जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। गाइस इसमें का एक स्तूप होता था। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस रास्ते को रेलिंग द्वारा घेरा जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था। और वेदिका में प्रवेश द्वार भी होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब रेलिंग जो है वो तोरण और रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृति, उसको सजा दिया जाता था रेलिंग को मूर्तिकला से। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अब देवी देवता की मूर्ति कहाँ रखा जाता था? तो गर्भगृह में। गर्भगृह में ही पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। मंदिरों पे मंडप होता था, जो सभागार होता था। मंदिरों में मंडप होता जो सभागार होता था। अब मौर्य प्रशासन। सबसे पहले महामंत्री को प्रधानमंत्री बोलते हैं। पुरोहित राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। सेनापति सशस्त्र सेना का प्रधान। युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र। द्वारिक द्वारपाल। दंडपाल पुलिस का प्रधान अधिकारी। समाहर्ता आय संग्रहकर्ता।
प्रदेष्ट्रा कमिश्नर, पौर नगर कोतवाल, नायक नगराध्यक्ष, कर्मांतिक खनन और कारखाने का अध्यक्ष, संधिदाता राजकोष का अध्यक्ष, व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिमंडलाध्यक्ष, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गपाल देश के अंदर दुर्गों का रक्षक, अंत वैदिक अंतपुर का रक्षाधिकारी, प्रशासक कारागार अधिकारी, राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध कराने वाला अधिकारी तथा राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला प्रमुख अधिकारी। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अमात्यों के नीचे कार्यरत 27 उपाध्यक्ष का उल्लेख है, जिसमें कुछ प्रमुख लिखित हैं। गैस ये देख लीजिए, ये 10 का उल्लेख किया गया। मुद्राध्यक्ष राजकीय मुद्रा का नियंत्रक, कोषाध्यक्ष खजाने का प्रधान, अक्षम पटलाध्यक्ष लेखा विभाग का प्रधान, अक्राध्यक्ष खानों का प्रधान, नगराध्यक्ष नगर शासन का प्रबंधक, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था का प्रधान, पण्याध्यक्ष व्यापार विभाग का प्रमुख, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का प्रमुख, पौधाध्यक्ष मापतोल का प्रमुख, सीताध्यक्ष राज्य की जमीन का प्रमुख। नेक्स्ट हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद एवं शब्द। रक्षीन साधारण पुलिस, गढ़ पुरुष गुप्तचर, संस्थान एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर, संचारण घूम कर काम करने वाले गुप्तचर, राजुका जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश, चक्र मौर्यकालीन प्रांत विषयपति, जिलाधिकारी, स्थानिक अनुमंडल अधिकारी, गो प्रखंड का प्रमुख अधिकारी, ग्राम का प्रधान, एग्रोनोई राजमार्गों का प्रबंधक, रूपा जीवा मौर्यकालीन वैश्याएं, भिष्टी मौर्यकालीन में बेकार करने वाले, सीता मौर्यकालीन राजकीय भूमि, हस्तीवन हाथी वाले वन, द्रव्यवन खनिज वाले वन, वार्ता कृषि पशुपालन उद्योग तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक जीवन। नेक्स्ट हम गाइस पढ़ते सिकंदर के बारे में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, यही सिकंदर गाइस देखिए, इसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदूनिया मैसेडोनिया का। ये 326 ईसा पूर्व में भारत आया और सर्वप्रथम उसने तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच को जीता। तक्षशिला जो सिंधु और झेलम के बीच होता है उसको जीत गया वो। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला का जो शासक आम्भी था उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर एवं पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर तथा जल सेनापति नियार्कस था। थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति नियार्कस था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर झेलम के तट पर बोकेफ्ला नामक नगर बसाया था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर ने निकेया नामक नगर भी बसाया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी तट के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। जस्टिन के अनुसार सेंट्रोकोटस और सिकंदर की भेंट हुई थी। सिकंदर के साथ अनेसिक्रेटिस अरिस्टोबुलस जैसे इतिहासकार आए थे। गाइस इतना हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा। गाइस हमारा जो चैप्टर 8 है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 9 करेंगे। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, और अगर ये वीडियो हमारी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू।